मैं आज आपको रिपर्टरी के एक टॉपिक को मैं समझाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक को कहा जाता है BTPB। BTPB एक बर्निंग हसन की थेरेपेटिक बुक है, जिसको शॉर्टकट में बर्निंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक कहा जाता है। BTPB इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो थेरेपेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर द यूज एट सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मैटेरिया मेडिका, पब्लिश इन 1846। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे वाइवा हो, तो कभी भी पूछ सकता है कि BTPB का फुल नेम क्या होता है। तो हमको याद रखना है, थेरेपेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर यूज एट सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मैटेरिया मेडिका, पब्लिश इन 1846। BTPB का पब्लिकेशन कब हुआ है? 1846। किस लैंग्वेज में पहली बार हुआ था? जर्मन लैंग्वेज में। BTPB किस लैंग्वेज में हुआ था? जर्मन लैंग्वेज में हुआ था। और ये जो है, ये बुक तीन बुक का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जो है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, सेकेंड है रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक और किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक कब आया था? 1832 में आया था। रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक कब आया था? 1835 में आया था। और किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ये कब आया था? 1836 में। और लास्टली 1846 में बर्निंग हसन की थेरेपेटिक बुक आई थी। और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो इस ओरिजिनल बुक में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितने थे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 126 था। कितना मेडिसिन था? BTP में ओरिजिनल बुक में 126 मेडिसिन था। लेकिन इसी बीच एलन का भी एडिशन आया था, तो एलन ने 342 मेडिसिन को रेमेडी को उसमें रखा था। एलेंस एडिशन में 342 रेमेडीज था। लेकिन BTPB की ओरिजिनल जो बुक थी उसमें कितनी मेडिसिन थी? उसमें मेडिसिन की संख्या थी 126 मेडिसिन थी। लेकिन 342 एलेंस एडिशन में हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि जो ओरिजिनल जो बुक थी, यहाँ पे 122 की जगह 126 होगा। 126 मेडिसिन था। 126 जो था वो ओरिजिनल जो वर्क था BTPB का वो था। और 220 जो था, ये 220 और न्यू ऐड किया गया था। लेकिन 4 मेडिसिन को एलन ने क्या किया था? एक्सक्लूड किया था। तो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितना हो जाएगा? 342। यानी 126 में से 4 को क्या किए? ये घटा दिए। तो 4 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। और 220 मेडिसिन को उन्होंने ऐड किया था। तो एलेंस एडिशन में इसी तरह से 342 रेमेडीज हो गया था। जो 4 मेडिसिन को एलेंस एडिशन में हटाया गया था उसका क्या क्या नाम था? एंगेस्ट्रा, मैग्नेटिस पॉली अम्बो, मैग्नेटिस पॉलिस आर्टिकस, मैग्नेटिस पॉलिस ऑस्ट्रेलिस। यानी ओरिजिनल जो वर्क था BTPB का, उसमें से 4 मेडिसिन को घटाया गया था। किसके द्वारा? एलेंस के द्वारा। और इस एलेंस ने 4 मेडिसिन को जो हटाए थे, उस मेडिसिन का क्या था नाम? एंगेस्ट्रा, मैग्नेटिस पॉली अम्बो, मैग्नेटिस पॉलिस आर्टिकस, मैग्नेटिस पॉलिस ऑस्ट्रेलिस। और इसके बाद रॉबर्ट का एडिशन आया था। तो सिंपली उसको याद रखना है कि रॉबर्ट एडिशन में कितने मेडिसिन थे। तो रॉबर्ट एडिशन में टोटल 364 मेडिसिन थे। और इसमें कुछ नोट पॉइंट में याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि 17 रूब्रिक्स जो थे, 17 मेंटल रूब्रिक्स
in aggravation chapter under the rubric emotional excitement emotional, यानी 17 मेंटल रूब्रिक से आपका एग्रावेशन चैप्टर के रूब्रिक एक्साइटमेंट इमोशनल में इसमें रखा गया था। सेंसेशन एंड कंप्लेंट चेंज इनटू सेंसेशन, एलेंस एडिशन में सेंसेशन एंड कंप्लेंट को चेंज कर सिर्फ सेंसेशन रख दिया गया था एलेंस एडिशन में। एक और चीज़ हुआ था कि कॉन्कॉर्डेंस को चेंज कर रिलेशनशिप और रेमेडीज एलेंस एडिशन में बन गया था। यानी कॉन्कॉर्डेंस चेंज कर ये किस में चेंज हो गया था, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज इन एलेंस एडिशन, और उसमें 21 रेमेडी को क्या किया गया था, ऐड किया गया था रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में, विच इज़ मोर यूजफुल इन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। आगे आपको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन भी समझाऊंगा। तो कंकॉर्डेंस ऑफ या रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप और रेमेडीज में टोटल कितना है, 142। टोटल रेमेडीज अगर पूछे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में कितने हैं, 142। एलन एडेड लार्ज नंबर ऑफ आई सिम्टम, एलन ने आई सिम्टम्स को, बहुत सारे आई सिम्टम्स को ऐड किया थे। एलन ने और क्या किया था, एलन चेंज एम्यूलेशन इनटू एग्रावेशन। एलन ने क्या किया, एम्यूलेशन की जगह पर एग्रावेशन को सही एडेप्टेबिलिटी के लगा एम्यूलेशन को चेंज कर एग्रावेशन में चेंज कर दिया था। तो BTPB टोटल 6 ट्रांसलेशन इसका हुआ था, यानी ट्रांसलेशन ऑफ BTPB। तो BTPB का ट्रांसलेशन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, टोटल 6 ट्रांसलेशन था। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन कब हुआ था, 1846 में, सेकेंड ट्रांसलेशन 1847 में एंड थर्ड ट्रांसलेशन 1847 में। अब फोर्थ अभी इसका अननोन है। अब फिफ्थ आपको हुआ था 1891 में, किसके द्वारा हुआ था, TF एलन। फिफ्थ ट्रांसलेशन किसने किया था, TF एलन ने। मेजर चेंजेस, और इसमें एक और बुक बर्निंग हसन की आई थी, वो नाम था क्या, 2 साइड ऑफ ह्यूमन एंड रिलेशनशिप। एंड लास्टली जो है 6 ट्रांसलेशन 2000 में हुआ था। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। अब हम इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। इसका BTPB का फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में अब हम समझते हैं। तो BTPB का फिलोसफिकल बैकग्राउंड कहता है, तो बर्निंग हसन का जो BTPB है वो किस पे है, वाइल स्टडिंग द सिम्टोमोलॉजी इन होम्योपैथिक मेट्रियामेड का बर्निंग हसन रियलाइज मेनी डिफिकल्टी इन रिगार्डिंग टू द सिम्टम्स। यानी बर्निंग हसन ने जब सिम्टोमोलॉजी होम्योपैथिक में देखा, यानी होम्योपैथी में सिम्टम्स, मेट्रियामेड का सिम्टम बहुत होता है, जिसके कारण से सिम्टम्स बहुत रहने का उतना सिम्टम्स को मेमोराइजेशन करना किसी के वश के उतना नहीं कर सकते हैं। तो ही फाउंड मेनी सिम्टम रिकॉर्डेड इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट रिलेटेड, और ऐसे भी सिम्टम्स को उन्होंने नोट किया, या तो वो इनकम्प्लीट थे या उसका मोडालिटी उसमें नहीं था, इनकम्प्लीट रिलेटिंग टू देयर मोडालिटी। एम्फेसाइज मोर ऑन उन्होंने फिलोसफिकल बैकग्राउंड में अगर पूछा जाए बर्निंग हसन का क्या मेन फिलोसफिकल बैकग्राउंड था, तो बर्निंग हसन का मेन फिलोसफिकल बैकग्राउंड कंप्लीट सिम्टम पे बेस है। वो चाहते थे कि सिम्टम्स को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और सिम्टम कंप्लीट कब होता है इसके आगे बताने जा रहे हैं। बर्निंग हसन हेल्ड सिम्टम शुड बी कंप्लीट सो डैट इट फिट्स इनटू टोटलिटी। सिम्टम आपका जब कंप्लीट तब रहेगा तभी जाके आप किसी भी पेशेंट को आप टोटलिटी कर सकते हैं, इसलिए सिम्टम्स को कंप्लीट रहना बहुत ज़रूरी है। तो सिम्टम्स को कंप्लीट रहने के लिए 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। कोई भी अगर सिम्टम्स आया है तो उस सिम्टम्स का लोकेशन कहाँ है, यानी सबसे फर्स्ट क्या है, लोकेशन। सेकंड इसका बोलता है सेंसेशन, थर्ड इसका मोडालिटीज, एंड फोर्थ इज अ कन्कोमिटेंट। तो लोकेशन का मतलब क्या होता है, सेंसेशन का मतलब क्या होता है, मोडालिटीज का मतलब क्या होता है,
और कॉन्कमिटेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ को मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। तो लोकेशन, दिस कंपोनेंट ऑफ द सिम्टम इज कॉमनली प्रेजेंट, यानी किसी को भी लोकेशन का मतलब सिंपली है कि आपको सिम्टम कहाँ उत्पन्न हुआ है। तो यानी सबसे पहला तो आपको ये मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स कैन बी इजीली रिलेटेड टू देयर पार्ट्स। बहुत सारे सिम्टम, जैसे कि किसी को चोट लगा है तो चोट किस जगह पे लगा है, तो जगह से पता क्या चलता है, उसका लोकेशन पता चलता है। तो हमको पूरे बॉडी को तो देखने की ज़रूरत नहीं जब पड़ेगा, जब आपको लोकेशन बता देगा तो आप उसी लोकेशन पे ना आप काम करोगे, किसी ऑर्गन पे चाहे किसी टिश्यू सिस्टम पे, डायरेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको लोकेशन के अंतर्गत में बता देगा। जैसे किसी को पैर में चोट लग गया तो आप तो सिर्फ पैर ही को देखोगे, हाथ को तो देखोगे नहीं, तो ये क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। तो पैर में चोट लगा है तो उस चोट में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी उसका क्या हम बता रहे हैं, सेंसेशन, कि हम कैसा उसको महसूस कर रहे हैं। दर्द हो रहा है तो किस तरह का दर्द हो रहा है, क्या वो चुभन के तरह दर्द हो रहा है या तो जलन के तरह दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। तो कैसा दर्द हो रहा है तो ये आपका सेंस बता रहा है, यानी सेंसेशन बता रहा है। काइंड ऑफ पेन, सेंसेशन, फंक्शन एंड ऑर्गेनिक चेंजेस कैरेक्टराइज मॉर्बिड प्रोसेस। तो दूसरा हो गया आपका सेंसेशन। थर्ड बनता है आपका मोडालिटीज, यानी आपका जो पहले सबसे पहले क्या हुआ, आपको चोट लगा तो चोट कहाँ लगा, उससे क्या पता चला, लोकेशन, पैर में लगा, हाथ में लगा, सर में लगा, पीठ में लगा, कहाँ लगा, ठीक है, उसे लोकेशन पता चल गया। अब हम देखेंगे सेंसेशन। तो सेंसेशन में क्या हुआ कि आपको चोट लगा तो आपको दर्द कैसा अनुभव हो रहा है, उस दर्द से आपको क्या जलन हो रहा है, क्या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, स्टिचिंग पेन हो रहा है, कैसा आपके साथ पेन हो रहा है, उसके बारे में बताएगा। तो थर्ड है मोडालिटी। तो जब आपको चोट लगा है तो उस चोट लगने में आपको कैसा अनुभव करते हैं, इसका सिम्टम, जो आपको चोट लगा है कब इसका दर्द बढ़ जाता है, कब इसका दर्द घट जाता है, वो आपको क्या बताएगा, मोडालिटीज़ के अंतर्गत में बताता है। तो मोडालिटीज़ में अगर कोई भी सिम्टम्स अगर बढ़ता है तो वो उसको एग्रावेशन कहते हैं, और कोई अगर घटता है, उसके सिम्टम्स में घटोतरी होता है तो उसको एमेलियोरेशन कहते हैं। तो दोनों किसके अंतर्गत में आता है, मोडालिटीज़ के अंतर्गत में आता है। तो इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन द इंक्रीजिंग फैक्टर इज आइडेंटिफाई द पेशेंट फर्स्ट एंड फैक्टर दैट गिव रिलीफ टू द नोटिस। और इसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स को बढ़ा दे रहा है उसको भी नोटिस करना है, और जो सिम्टम्स को घटा रहा है उसको भी नोटिस करना है। फॉर कंप्लीटिंग द सिम्टम द एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी मोडालिटीज़ के लिए एग्रावेशन और एमेलियोरेशन दोनों की जरूरत पड़ता है। मोडालिटी इंक्लूड्स सच कॉजिटिव फैक्टर भी हो गया, ऐसा भी होता है कुछ कॉजिटिव फैक्टर होता है, एक्साइटिंग फैक्टर होता है, वो क्या करता है, सिम्टम्स को क्या करता है, बढ़ा देता है या तो कुछ घटा देता है। तो ये इसका मोडालिटीज हो गया, जो सिम्टम्स को मॉडिफाई करें। अब फोर्थ बनता है कॉन्कामिटेंस। देखिए कॉन्कामिटेंट को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको खांसी है, सीधी सी बात है, अगर खांसी है तो आपका रिलेशन कहाँ से बन रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बन रहा है। अगर किसी को खांसी है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कफ हो रहा है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब हमको खांसी के जब खांसते हैं तो यूरिनेशन हो जाता है, यानी कफ के साथ यूरिनेशन हो जाना, कफ का रिलेशन रेस्पिरेटरी से और यूरिनेशन का रिलेशन एक्सक्रीशन से, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफ़र कर रहा है, लेकिन उसका रहने से सिम्टम्स मॉडिफाइड कर रहा है, जिससे कि
मेडिसिन की ओर ले जा रहा है, उसी सिम्टम्स को कहते हैं कॉन्कमिटेंट सिम्टम। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट। ये आपको एसेंशियल नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसलिए कि आप केस को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट बट इट्स प्रेजेंस वुड इमेंसली हेल्प टू इंडिविजुअलाइज द केस along with other three components mentioned above. There exist some expressions which are not directly related to the symptom, but such expression appear and disappear within the complaint. साफ साफ बात कह रहा है कि आप जो पढ़े हैं लोकेशन सेशन मोडालिटीज, वो फोर्थ बन रहा है कॉन्कमिटेंट। आप उतने से भी आप सिम्टम्स को आप देख सकते थे, लेकिन कॉन्कमिटेंस क्या आपको ये कंप्लीटिंग सिम्टम में हेल्प कर रहा है? तो कंप्लीटिंग सिम्टम ये हेल्प कर रहा है कि सिम्टम्स को आपको क्या करा रहा है, इंडिविजुअलाइजेशन करा रहा है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करा रहा है। कफ तो सबको हो रहा है, लेकिन इस पेशेंट को कफ के साथ यूरिनेशन हो रहा है, तो इस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज हो गया। और ऐसा ही सिम्टम्स हम मैट्रिया मेडिका में किसी मेडिसिन में हम देखेंगे, अगर ऐसा सिम्टम्स मिलता है तो वो सिम्टम्स हम मेडिसिन पेशेंट को दे देंगे तो वो सही हो जाएगा। ऐसे सिम्टम्स को ही कॉन्कमिटेंट कहते हैं। दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअलिटी को शो करता है। दस दे डिजर्व प्राइम इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ सिम्टम, और इसके कारण से इसका रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो very often forget to mention concomitant, they do not consider to be mentioned। लेकिन concomitant सिम्टम एक ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट, जैसे कि जो सिम्टम से पेशेंट सफ़र है वही चीज़ ना आदमी बताएगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं सफ़र वो भी बताने लगा, वो तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ऐसा होता है। तो इसको क्या करना है, फिजिशियन को ड्यूटी है कि आपको क्या करना, इलिसाइट करना क्वेश्चन को, जिससे कि जो अनएक्सप्लेनेबल है वो भी आपको सिम्टम्स बता दे, क्योंकि पेशेंट फॉरगेट कर जाता है, वो नहीं बता पाता है। यानी वेरी ऑफन पेशेंट फॉरगेट टू मेंशन कॉन्कमिटेंट बट दे डू नॉट कंसीडर टू बी मेंशन। वो नहीं सोचता है कि जैसे किसी को सपना आ रहा है, तो सपना तो नॉर्मल बात है, लेकिन सपने में वो क्या देख रहा है, तो वो सिम्टम अगर पता चल जाए तो मेडिसिन को भी इंडिविजुअलाइज हो जाए, पेशेंट भी इंडिविजुअलाइज हो जाता है। दिस अनएक्सप्लेनेटेड ऑफ एनी केस हेल्प टू डिफ्रेंशिएट वन केस फ्रॉम अनदर एंड वन रेमेडी फ्रॉम अनदर और कॉन्कमिटेंट। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्कमिटेंट सिम्टम कहते हैं। जिससे कि कॉन्कमिटेंट सिम्टम का मेन मकसद क्या होता है कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन करने में हेल्प मिलता है। तो ये आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं इसका डॉक्ट्राइन क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ बीटीपीवी। बीटीपीवी का टोटल 4 डॉक्ट्राइन है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, सेकंड है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कमिटेंट सिम्टम,